राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने एमबीडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, जिस प्रकार आपको ज्ञात है कि हम बायोलॉजी के कई सारे वीडियोस लेकर आ रहे थे जिनमें बायोलॉजी के ब्लूप्रिंट या मॉडल पेपर का डिस्कस कर रहे थे। बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, इसलिए हम बायोलॉजी का 12th क्लास का बायोलॉजी या जीव विज्ञान का 12th क्लास का एक चैप्टर का क्विक रिवीजन लेकर आए हैं, जिसको वन शॉट में अपन कंप्लीट करेंगे, यानी एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हम कोशिश करेंगे एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का फायदा मिले। सभी बच्चों से अनुरोध है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने फ्रेंड्स को, अपने अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनका रिवीजन अच्छे से हो पाए। इस वीडियो के साथ साथ जैसे ही इस चैप्टर को अपन एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर यानी नेक्स्ट चैप्टर जो है वो एक वीडियो में लेकर आएंगे और वन शॉट में उसको भी कंप्लीट करेंगे। अभी हम बायोलॉजी का जो चैप्टर लेकर आए हैं वो एनसीईआरटी का बायोलॉजी 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है, आपके सामने लिखा हुआ है, और चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी वंशागति एवं विभिन्नताओं के सिद्धांत चैप्टर का नाम है। बात करते हैं, टाइम खर्च नहीं करते हुए बात करते हैं, वापस चला बात करते हैं अपन इस चैप्टर के बारे में। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को टाइम अपन ज़्यादा खर्च नहीं करते हुए एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। कुछ टर्म्स चैप्टर के शुरू में दे रखी है, उन टर्म्स के बारे में बात करते हैं। पहली टर्म्स दे रखी है जेनेटिक्स, आपके सामने लिखी हुई है। पहली टर्म्स दे रखी है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है? जेनेटिक्स आप सभी ध्यान देंगे। जेनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, यानी वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है बच्चों, वो लिखा हुआ है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को बोला जाता है वंशागति। इनहेरिटेंस को बोला जाता है वंशागति। वंशागति क्या होती है? पेरेंटल कैरेक्टर्स का उसकी प्रोजेनी में इनहेरिटेंस होना ही, यानी अपने जनकों के लक्षणों का अपनी संतानों में वंशागत होना ही क्या कहलाता है? वो कहलाता है इनहेरिटेंस या वंशागति कहलाता है। नेक्स्ट जो टर्म है बच्चों, नेक्स्ट टर्म आपके सामने लिखी हुई है। नेक्स्ट टर्म है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन को हिंदी में बोलते हैं विभिन्नताएं। क्या बोलते हैं? विभिन्नताएं। वेरिएशंस क्या होती है? अपने पेरेंट्स के अपने पेरेंट्स के जो गुण होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं वो उनकी संतानों के अंदर एज इट इज नहीं जाते, कुछ डिफरेंट आ जाते हैं उसकी संतानों में। यानी प्रोजेनी के अंदर अपने पेरेंट्स के डिफरेंट कैरेक्टर्स जो प्रोड्यूस होते हैं या भिन्न गुण जो आते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑफ स्प्रिंग एंड पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स से उसकी ऑफ स्प्रिंग में जो डिफरेंट कैरेक्टर आते हैं उनको बोला जाता है वेरिएशन या विभिन्नताएं। उसके बाद बात करते हैं तो आगे लिखा हुआ है जीन। जीन क्या होता है? अगर जीन के बारे में बात करें तो जीन जेनेटिक्स की यूनिट होती है, आनुवंशिकी की इकाई होती है। ये एक डीएनए का पार्ट होता है जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को या एक विशिष्ट लक्षण का क्या करता है? नियंत्रण करता है जीन। तो जीन के बारे में अपन ने बात की है। इट इज ए शॉर्टर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का छोटा खंड होता है जो किसी भी कैरेक्टर को क्या करता है? कैरेक्टर या ट्रेट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसके बाद बच्चों आगे लिखा हुआ है, अगली टर्म लिखी हुई है एलील। एलील क्या होते हैं? एलील को हिंदी में बोलते हैं युग्म विकल्पी। किसी भी जीन के ऑल्टरनेट फॉर्म्स, किसी भी जीन के विपर्यासी स्वरूप को ही हम कहते हैं युग्म विकल्पी, या उसी को हम बोलते हैं एलील। दो ऑल्टरनेट फॉर्म या दो युग्म विकल्पी होते हैं एक जीन के। आगे की बात करते हैं। अगला जो टर्म दे रखा है वो दे रखा है होमोजाइगस। होमोजाइगस को हिंदी में बोलते हैं समयुग्मजी। एक जीन जो होती है उसके कितने एलील बताए? अभी मैंने 2 एलील बताए हैं। अगर दोनों के दोनों एलील सिमिलर कंडीशन में है, यानी समान अवस्था में है, जैसे कैपिटल टी या कैपिटल टी या स्मॉल टी, यानी दोनों सिमिलर कंडीशन में होते हैं, उसको बोला जाता है होमोजाइगस यानी समयुग्मजी। अगली टर्म लिखी हुई है हेट्रोजाइगस। अगली टर्म है हेट्रोजाइगस, जिसे बोलते हैं विषमयुग्मजी। विषमयुग्मजी होमोजाइगस का उल्टा हो जाएगा, यानी एक जीन के 2 अल्टरनेट फॉर्म, 2 एलील होते हैं। अगर दोनों के दोनों एलील डिसिमिलर यानी भिन्न भिन्न हो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोजाइगस। जैसे कि हम बात करें, एक जीन के 2 एलील है, एक कैपिटल टी हो एक स्मॉल टी हो, तो दोनों के दोनों डिफरेंट है यानी डिसिमिलर है, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस बोलेंगे। आगे की बात करते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड को बोलते हैं संकर। संकरण यानी जब कोई भी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है तो उस ऑफ स्प्रिंग में मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर उसके अंदर एंटर होते हैं, और F1 पीढ़ी के अंदर, F1 जनरेशन में मदर फादर यानी एक पेरेंट और दूसरे पेरेंट के कैरेक्टर्स उसमें शो होते हैं। ऐसी ऑफ स्प्रिंग को, ऐसी संतान को ही, ऐसे इंडिविजुअल्स को ही हम क्या कहते हैं? ऐसे इंडिविजुअल को ही हम कहते हैं हाइब्रिड। यानी मैटिंग के बाद जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स, यानी अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनके अनलाइक, यानी मदर और फादर दोनों से आया हुआ, यानी उनका मिक्सचर जो फॉर्म है वही क्या कहलाता है? हाइब्रिड। आगे मेंडेलियन फैक्टर्स। मेंडेलियन फैक्टर यानी मेंडल के कारक,
बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमने बात की थी कि जब हम थ्योरी में पढ़ते हैं कि जीन जो है, उस जीन को मेंडल ने पहले फैक्टर कहा था, फैक्टर यानी कारक कहा था। बाद में जॉनसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको जीन नाम दिया था। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंडलियन फैक्टर किसको कहते हैं, तो जीन को मेंडलियन फैक्टर कहते हैं। उसके बाद आगे लिखा हुआ है डोमिनेंस कैरेक्टर। डोमिनेंस कैरेक्टर क्या होता है, प्रभावी लक्षण। डोमिनेंट कैरेक्टर यानी प्रभावी लक्षण, ऐसे कैरेक्टर जो अपना एक्सप्रेशन यानी अपना लक्षण F1 जनरेशन में दिखाते हैं, प्रथम पीढ़ी में शो करते हैं, वो कैरेक्टर क्या कहलाते हैं, डोमिनेंट कहलाते हैं। इट कैन एक्सप्रेस बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में F1 जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं यानी एक्सप्रेस होते हैं। रिसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं, रिसेसिव को अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स जो F1 पीढ़ी में एक्सप्रेस्ड नहीं होते हैं यानी ऑफ स्प्रिंग में एक्सप्रेस्ड नहीं होते हैं, F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर्स कहलाते हैं। उसके बाद यहां पे बच्चों F, एक टर्म है F, जिसे हम फिलियल जनरेशन बोलते हैं, यानी जनरेशन को शो करने के लिए F टर्म का यूज किया जाता है। अगर पहली जनरेशन है F1, दूसरी जनरेशन है उसके लिए F2, तीसरी जनरेशन है F3, इसके लिए यूज किया जाता है, थर्ड जनरेशन के लिए F3। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जरा आगे की बात करते हैं। टेस्ट क्रॉस, आगे अगली टर्म है टेस्ट क्रॉस। देखिए, क्रॉस बिटवीन ऑफ स्प्रिंग एंड रेसेसिव पेरेंट्स। ऑफ स्प्रिंग यानी जैसे ये ऑफ स्प्रिंग है, अपन अगर बात करें ये ऑफ स्प्रिंग है, ये ऑफ स्प्रिंग है, F1 जनरेशन को हम ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं, ये F1 जनरेशन है। और इस F1 जनरेशन का क्रॉस अपन किससे करवाएं, F1 जनरेशन का जो क्रॉस है वो अगर अपन रिसेसिव पेरेंट से करवाएं, रिसेसिव पेरेंट का मतलब होता है अप्रभावी जनक, यानी स्मॉल टी, अगर इसके साथ क्रॉस करवाया जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। आगे लिखा हुआ है बैक क्रॉस, तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। बैक क्रॉस में क्या होगा, ऐसा क्रॉस जिसमें पेरेंट का या F1 जनरेशन का, अब इस बार हमने रिसेसिव से करवाया था, रिसेसिव यानी अप्रभावी से करवाया था, इस बार हम किससे करवाएंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर से करवाएंगे यानी प्रभावी से करवाएंगे, यानी कैपिटल टी, यानी पेरेंट का क्रॉस अपन, पेरेंटल जो जनरेशन है उसका क्रॉस अपन डोमिनेंट कैरेक्टर से करवा देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। तो इस तरीके से टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस जो होता है, इस बैक क्रॉस में तो अपन F1 जनरेशन या पेरेंटल पीढ़ी का कैपिटल टी यानी डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, उसे बोलते हैं बैक क्रॉस। दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं, उसे बोलते हैं बैक क्रॉस, यानी हिंदी में बोलते हैं संकर पूर्वज संकरण। लेकिन इसके अलावा एक चीज और है, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और एक आउट क्रॉस है जो यहाँ पे शो नहीं है। आउट क्रॉस में क्या किया जाता है, जैसे टेस्ट क्रॉस में ये जो F1 जनरेशन है, F1 पीढ़ी है, इस F1 जनरेशन का क्रॉस करवाया जाता है रेसेसिव यानी अप्रभावी जनक से, तो उस आउट क्रॉस में F1 जनरेशन का जो क्रॉस है वो किसके साथ किया जाता है, डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ, डोमिनेंट कैरेक्टर यानी प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं बाह्य संकरण या उसी को बोलते हैं आउट क्रॉस। आगे बात करते हैं कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोडोमिनेंस को हिंदी में बोलते हैं सहप्रभाविता और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। आप समझेंगे कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होते हैं। अगर अपन बात करें तो दो पेरेंट का जब हम क्रॉस करवाएं तो उसमें दोनों के दोनों जो पेरेंट्स है वो F1 पीढ़ी में अपना इफेक्ट साथ साथ शो करते हैं, यानी बोथ पेरेंट्स का जो एक्सप्रेस है F1 जनरेशन के अंदर उसका जो एक्सप्रेस्ड है या उसका जो ट्रांसफर है वो अगर साथ साथ होता है, यानी बोथ एलील्स जो है वो एक साथ F1 जनरेशन में जाते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं कोडोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसे कहते हैं, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता में आप देखेंगे कि बोथ एलील्स जो होते हैं, यानी एक मिनट, इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं, किसकी बात कर रहे थे अपन बात कर रहे थे इनकम्प्लीट डोमिनेंट। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट में क्या करते हैं, जो
डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर है, प्रभावी जनक और अप्रभावी जनक है। उसमें F1PD में प्रभावी जनक डोमिनेंट कैरेक्टर अपना कंप्लीट इफेक्ट शो नहीं करता है, इसलिए इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंट बोलते हैं। उसके बाद आगे की बात करें तो अगला है मल्टीपल एलिज्म। मल्टीपल एलिज्म को हिंदी में बोला जाता है बहुयुग्म विकल्पी। जनरली एक जीन पर कितने एलील होते हैं? 2, लेकिन अगर एक जीन पर टू और मोर देन यानी 2 से भी ज्यादा अगर एलिल्स मौजूद होते हैं, युग्म विकल्पी मौजूद होते हैं, तो उस कंडीशन को बच्चों क्या बोला जाता है? बहुयुग्म विकल्पी, या उसी को बोला जाता है मल्टीपल एलिज्म। 3 or more than, 2 or more than या 3 or more than alleles are present on a gene। आगे की तरफ अगर अपन बात करें तो अगला जो टर्म दे रखा है वो दे रखा है लिंकेज। ये आगे भी आएगा चैप्टर में, लेकिन आप ध्यान देंगे लिंकेज क्या होता है। लिंकेज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द जीन्स लोकेटेड ऑन ए क्रोमोसोम। किसी एक गुणसूत्र पर मौजूद जीनों का पास पास भौतिक संयोजन या जीनों का साथ साथ भौतिक संयोजन ही क्या कहलाता है? सहलग्नता। ये जो सहलग्नता टर्म है, ये सहलग्नता टर्म मॉर्गन नामक साइंटिस्ट ने या मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने दी थी। उसके बाद अगले टर्म की बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को बोला जाता है जीन विनिमय। तो एक क्रोमोसोम के होमोलोगस क्रोमोसोम समजात गुणसूत्र होते हैं, उन समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जीनों का एक्सचेंज होना ही, जीनों का आदान प्रदान होना ही क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर। द एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर अपन बात करें जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो बेटा जीनोटाइप जो होता है, इस जीनोटाइप को बोलते हैं जीन प्रारूप और फिनोटाइप को बोलते हैं लक्षण प्रारूप। किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं जीनोटाइप और एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं फिनोटाइप। आनुवंशिकी लक्षणों को या आंतरिक लक्षणों को बोला जाता है जीन प्रारूप और बाहरी लक्षणों को बोला जाता है लक्षण प्रारूप। पुन्नेट स्क्वायर या पुन्नेट वर्ग होता है। पुन्नेट स्क्वायर एक डायग्राम होता है जिसका यूज किया जाता है मेंडल के एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट्स को या परिणामों का अध्ययन करने के लिए, रिजल्ट्स की स्टडी करने के लिए किसका यूज किया जाता है? रिजल्ट्स की स्टडी करने के लिए पुन्नेट स्क्वायर। उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? तो अगर अपन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर अगर उसकी स्टडी करते हैं, किसी एक लक्षण को लेकर उसकी वंशागति का अध्ययन करते हैं, वो एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। 2 कैरेक्टर्स को लेकर उसकी स्टडी करते हैं और उसकी इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं, वो डाइहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। यानी 2 लक्षणों की वंशागति को लेकर उसका अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है द्विसंकर संकरण। और अगर 2 से भी ज्यादा, मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं, तो उसे बोला जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है बहुसंकर संकरण। उसके बाद आगे की बात करें तो अगला एक टर्म है प्लियोट्रोपी। क्या नाम है? प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी को हम बहुप्रभाविता हिंदी में बोलते हैं। और ये प्लियोट्रोपी या बहुप्रभाविता क्या होता है? तो एक जो सिंगल जीन होती है, वो एक सिंगल जीन जनरली एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, लेकिन अगर एक जीन के द्वारा ही एक से अधिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल किया जाता है, एक जीन के द्वारा, वन जीन के द्वारा 2 और मोर देन कैरेक्टर्स को कंट्रोल किया जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है प्लियोट्रोपी। अगली टर्म है म्यूटेशन, जिसे बोलते हैं उत्परिवर्तन। डीएनए के अंदर सडनली आने वाले चेंजेस को या डीएनए में अचानक आने वाले बदलावों को, परिवर्तनों को ही उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर क्या होते हैं? ऐसे डिसऑर्डर जिसकी जो जीन है वो कौन से क्रोमोसोम पे लोकेटेड होती है? सेक्स क्रोमोसोम। लिंग गुणसूत्र या तो एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है, इस पर लोकेटेड होती है, तो वो कहलाता है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है? उसका उल्टा हो गया ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर। ऐसे डिसऑर्डर जिनकी जीन कहां पे लोकेटेड होती है? ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे। ऑटोसोमल यानी एलिंग गुणसूत्रों पर डिपेंड ऑन द जीन इन द ऑफ द ऑटोनोमस क्रोमोसोम, यानी ऑटोसोमल क्रोमोसोम एलिंग गुणसूत्रों पर जिसकी जीन मौजूद होती है। आगे बात करेंगे कौन कौन से हैं वो। उसके बाद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, अगला जो डिसऑर्डर है
वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है। गुणसूत्रीय रोग बोलते हैं ऐसे रोग जो क्रोमोसोम का नंबर या क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आने की वजह से गुणसूत्र की संरचना या गुणसूत्र की संख्या में बदलाव आने से जो डिसऑर्डर होते हैं उन डिसऑर्डर को बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। उसके बाद एन्यूप्लॉइडी क्या होती है। एन्यूप्लॉइडी यानी असुगुणिता हिंदी में बोलते हैं। एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है बेटा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वन क्रोमोसोम एक जो गुणसूत्र है एक गुणसूत्र की कमी हो जाना या एक गुणसूत्र का बढ़ जाना, वन क्रोमोसोम की कॉपी एक्स्ट्रा आ जाना या वन क्रोमोसोम का लॉस हो जाना यानी घट जाना, मिसिंग क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम का मिसिंग हो जाना या वन क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा हो जाना क्या कहलाता है। एन्यूप्लॉइडी हिंदी में बोलते हैं असुगुणिता। इसी का उल्टा हो गया पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी को बोला जाता है बहुसुगुणिता यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पूरा का पूरा क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम कम ज्यादा नहीं, पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट ही बढ़ जाए या पूरा का पूरा सेट ही कम हो जाए, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। उसके बाद सिंड्रोम्स। सिंड्रोम्स यानी विकार होते हैं। ए सिंड्रोम इज सेट ऑफ मेडिसिन सिंग्स एंड सिम्टम्स दैट आर करेक्टेड विथ ईच अदर। बेटा एक्चुअल में क्या होता है, कुछ डिजीज कोज होते हैं जैसे कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जैसे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर। इन डिसऑर्डर की वजह से कुछ कैरेक्टर्स शो होते हैं बच्चों में या फिर व्यक्ति में, उन कैरेक्टर्स का प्रकट होना ही या उनका शो होना ही यानी कैरेक्टर का शो होना ही क्या कहलाता है, सिंड्रोम। लक्षणों का प्रकट होना ही क्या कहलाता है, सिंड्रोम। आगे की बात करें तो ये जो जेनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी टर्म थे, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे वो कंप्लीट हुए, मैंने बात की। आगे की तरफ बात करते हैं। टर्म्स कंप्लीट हो गए तो अगर चैप्टर में आगे की बात करें तो आप सुनते रहें क्योंकि टाइम का अभाव है और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बार देखेंगे और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। 2 या 3 बार इस वीडियो को आप देखेंगे, आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आपको ये चीजें याद हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को बार बार आप देखते रहें। आगे की बात करें अपन तो आगे अगर बात करते हैं तो लिखा हुआ है मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स की अगर अपन बात करें तो आप सब ध्यान देंगे। क्लियर दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है, थोड़ा जूम और कर देता हूं। यस, अब आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। क्यों कहते हैं वो बात मैं कर लेता हूं यहीं पे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पी प्लांट पर, मटर के पौधे का पी प्लांट का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम, यानी उसका जो बॉटेनिकल नेम है, बायोलॉजिकल नेम है वो है पाइसम सेटाइवम। जो गार्डन पी है यानी मटर का पादप है उस पर मेंडल ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए थे और अपने इनहेरिटेंस के 3 लॉ प्रपोज किए थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। जो मेंडल है उनकी डेथ 1884 के आसपास हो गई थी, लेकिन 3 साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने मेंडल के लॉ की रीडिस्कवरी की थी। कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिवरीज और वन सेरमैक 3 साइंटिस्ट है। इन्होंने 19वीं सेंचुरी के अंदर 1900 शताब्दी के अंदर मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी और मेंडल के मरने के बाद उनके नियमों की रीडिस्कवरी करके उनको पब्लिश किया था। इसलिए मेंडल की मृत्यु के बाद या उनकी डेथ के बाद उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि मिली है या फादर ऑफ जेनेटिक्स का टाइटल मिला है। आगे की अगर अपन बात करें तो मेंडल जो है इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किए हैं, यानी वंशागति के नियम हैं। इन वंशागति के नियमों का क्या किया है, इन्होंने प्रतिपादन किया है। आगे की अपन बात करें, इन्होंने कौन से पौधे पर काम किया बताया, पी प्लांट पर, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम है, वो बात मैंने कर ली है। आगे की तरफ बात करें तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा ही क्यों चुना, लिखा हुआ है और क्वेश्चन आता है। पहला रीजन है पी प्लांट जो होता है वो इजीली ग्रो कर जाता है, आसानी से वृद्धि कर जाता है। इसको वृद्धि करवाने के लिए कोई ज्यादा स्पेस या ज्यादा जगह की आवश्यकता भी नहीं होती है। ये जो पी प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं, ये जो फ्लावर्स है वो बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट इसमें मौजूद होते हैं, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। उसके बाद अगली बात करें तो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है पी प्लांट की, वो लाइफ पीरियड या लाइफ साइकिल जो होती है वो शॉर्ट होती है, यानी कम समय में बहुत सारी पीढ़ियां मेंडल प्राप्त कर सकता था। इसलिए इसका जो फ्लावर होता है वो बड़ा होता है, लार्ज होता है, तो स्टडी करने में आसानी होगी। पुंकेसर, स्त्री केसर यानी स्टेमेंस, पिस्टिल्स इजीली दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद आगे की बात करें, दे आर नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन, यानी इनमें प्राकृतिक स्वपरागण भी हो सकता है, और अगर अपन चाहें तो क्रॉस पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन यानी कृत्रिम पर परागण भी इसमें करवाया जा सकता है। इसलिए इन्होंने मटर का पौधा चुना। प्योर लाइन हैज कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स, यानी इसमें बहुत ज्यादा विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इसमें पाए जाते हैं। अगर आगे की बात करें
मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना, ये चीज यहां से आप देखेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद आगे की अपन बात करें तो मेंडल जो है इन्होंने पी प्लांट का सिलेक्शन तो किया ही अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेकिन पी प्लांट है उस पी प्लांट के कितने कैरेक्टर्स या कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए, तो याद रखेंगे मेंडल ने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स यानी 7 लक्षणों का चयन किया है, यानी 7 जोड़ी या 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का इन्होंने सिलेक्शन किया है। 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं उनकी अगर अपन बात करें, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन कौन से उनकी अगर बात करें तो आप इसको याद रखेंगे, बहुत काम की चीज है। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन सा मेंडल ने अपने प्रयोग में नहीं चुना था या चुना था। तो बात करते हैं मेंडल के द्वारा सेलेक्ट किया गया पी प्लांट का पहला कैरेक्टर स्टेम की हाइट, स्टेम यानी पौधे के तने की लंबाई जो है। अब इसमें एक कैरेक्टर जो अगर अपन बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में एक डोमिनेंट हो जाएगा एक रेसेसिव हो जाएगा। तो पादप के तने की लंबाई, स्टेम की लेंथ है, इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर है टाल यानी लंबा और रेसेसिव है डॉर्फ यानी बोना। उसके बाद दूसरा है फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन यानी पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति एक हो जाएगा एक्सियल और दूसरा हो जाएगा टर्मिनल यानी अक्षीय और अंत्य। पुष्प की स्थिति अक्षीय और अंत्य होती है, अक्षीय जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा प्रभावी हो जाएगा और अंत्य हो जाएगा यानी टर्मिनल हो जाएगा वो अप्रभावी हो जाएगा। उसके बाद अगला है पोड शेप, पोड शेप यानी फली की आकृति, फली की आकृति इनफ्लेटेड, इनफ्लेटेड यानी फूली हुई प्रभावी है डोमिनेंट है। और कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है पिचकी हुई, पिचकी हुई अप्रभावी है। उसके बाद आगे करें पोड कलर, पोड कलर यानी फली का रंग, फली के रंग की बात करें तो ग्रीन जो फली होगी यानी ग्रीन पोड होगी वो डोमिनेंट होगी और येलो होगी, येलो यानी पीली जो होगी वो कौन सी होगी अप्रभावी होगी यानी रेसेसिव होगी। उसके बाद सीड शेप, सीड यानी बीज की आकृति, बीज की आकृति में डोमिनेंट में होगी राउंड, राउंड यानी गोल और रिंकल्ड होगी किसमें रेसेसिव में, रिंकल्ड यानी झुर्रीदार, तो गोल प्रभावी में होगी झुर्रीदार अप्रभावी में होगी। उसके बाद सीड कलर यानी बीज का जो रंग है, बीज का रंग डोमिनेंट में येलो होगा और रेसेसिव में ग्रीन होगा यानी प्रभावी में बीज का रंग प्रभावी में कैसा होगा पीला होगा और अप्रभावी में कैसा होगा बच्चों हरा होगा। अगर अपन बात करें 7वां कैरेक्टर तो इन्होंने फ्लावर का कलर चुना, पुष्प का रंग चुना 7वां जो कैरेक्टर है और फ्लावर का कलर डोमिनेंट में आएगा वॉयलेट, वॉयलेट यानी बैंगनी और अप्रभावी में यानी अगर अपन बात करें रेसेसिव में तो रेसेसिव के अंदर आएगा व्हाइट, व्हाइट यानी सफेद। इस तरीके से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चुने हैं, बहुत काम के हैं। आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे इनमें से 2 कैरेक्टर आप देखेंगे तो 2 कैरेक्टर सीड के रहेंगे, 2 कैरेक्टर आप देखेंगे तो 2 कैरेक्टर इसमें फ्लावर के रहेंगे, 2 कैरेक्टर इसमें पोड के रहेंगे, सिर्फ एक कैरेक्टर स्टेम का रहेगा और वो स्टेम की लेंथ है, बाकी सारे 2-2 हैं। ध्यान रखें इनको ढंग से पढ़ के जाए। आगे की तरफ अगर अपन बात करें तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो आगे बढ़े तो आगे मेंडल के जो लॉ हैं, मेंडल ने वंशागति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया, इनहेरिटेंस के 3 लॉज प्रपोज किए उनकी बात करते हैं। आपको दिखाई दे रहे होंगे तीनों के तीनों लॉ फ्लो चार्ट में मैंने तैयार किए हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं, देखेंगे आप। मेंडल ने पहला क्वेश्चन पूछा जाए मेंडल ने इनहेरिटेंस के कितने लॉ दिए, तो मेंडल ने इनहेरिटेंस के 3 लॉ दिए। पहला लॉ है पहला जो नियम है इनहेरिटेंस का वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम। और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है स्वतंत्र अप्यूहन का नियम। मेंडल ने वंशागति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया, तीनों का नाम मैंने यहाँ पे बात की है। एक एक नियम की अगर अपन बात करें तो मेंडल का पहला नियम अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। मेंडल का पहला नियम है या फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये जो लॉ है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस है, एक संकर संकरण पर आधारित है। ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस है यानी ये भी एक संकर संकरण पर आधारित है। बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डाइहाइब्रिड क्रॉस पर बेस है यानी द्विसंकर संकरण पर आधारित है, क्योंकि इसमें कितने कैरेक्टर्स का स्टडी की जाती है, कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की स्टडी की जाती है, दो लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है द्विसंकर संकरण या डाइहाइब्रिड क्रॉस। बट इन दोनों में एक एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण। ये दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस होते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे बच्चों बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि इस कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय डिस्टिंक्ट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, यानी किसी भी लक्षण का जो नियंत्रण है वो जीन के द्वारा किया जाता है। विच अकर्स इन पेयर, जो जोड़ों में पाए जाते हैं। बोथ द फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, जो जीवों के अंदर पाए जाते हैं। ऑन एक्ट एज डोमिनेंट ऑफ द
वन एक्ट एज डोमिनेंट ओवर द अदर, यानी ये कहना चाह रहा है कि जो जितने भी जो कैरेक्टर्स या जितनी भी जो जीन्स के एलिल्स होते हैं, वो जब उनका क्रॉस करवाया जाता है पेरेंट्स का, दो पेरेंट्स का, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी विपरीयासी लक्षणों वाले पेरेंट्स का जब आपस में संकरण करवाया जाता है, तो उनमें एक डोमिनेंट होता है, एक रेसेसिव होता है, एक प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है। आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक टोल प्लांट, टोल यानी लंबा पौधा, एक लिखा हुआ है डॉर्फ प्लांट, डॉर्फ यानी बोना पौधा। जब ये हो गया डोमिनेंट, ये हो गया रिसेसिव, प्रभावी अप्रभावी। डोमिनेंट टोल यानी लंबे पौधे को कैपिटल टी से लिखते हैं, और डॉर्फ यानी बोने पौधे को स्मॉल टी से लिखते हैं। बच्चों जब इनका क्रॉस करवाया जाता है तो पहले इनके गैमेट्स बनेंगे, यानी ये सेपरेट हो जाएंगे, कैपिटल टी यहाँ आ गया, स्मॉल टी यहाँ आ गया। जब इनका क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ पे F1 जनरेशन में प्राप्त होते हैं, यानी F1 जनरेशन के अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ आया, लेकिन कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी भी है, लेकिन यहाँ प्रभाव इफेक्ट किसका रहेगा, कैपिटल टी का। यानी F1 जनरेशन में, प्रथम पीढ़ी में F1 जनरेशन में इफेक्ट यानी जो अपना एक्सप्रेशन है, अपना प्रभाव है, वो किसने प्रकट किया, डोमिनेंट कैरेक्टर ने या रिसेसिव कैरेक्टर ने। तो हमने कहा डोमिनेंट कैरेक्टर यानी टॉल प्लांट ने अपना प्रभाव प्रकट किया, इसलिए इस कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट को अपन बोलेंगे लंबा पादप या टॉल प्लांट। इसका मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि F1 जनरेशन के अंदर ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपना इफेक्ट शो करता है, रेसेसिव कैरेक्टर अपना इफेक्ट शो नहीं करता है। इसे ही लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। बात करें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बोलते हैं पृथक्करण का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, यह भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब भी वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का आपस में क्रॉस करवाएंगे, एक जोड़ी विपरीयासी लक्षणों वाले जनकों का आपस में क्रॉस करवाएंगे, संकरण कराएंगे, तो युग्मक बनने के दौरान या गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, युग्मक बनने के दौरान या गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ईच पेयर ऑफ एलील्स यानी जो जीन है उस जीन पर दो एलील होते हैं। गैमेट बनने के दौरान एलील का प्रत्येक जीन का प्रत्येक जो एलील होता है, यानी किसी भी जीन का प्रत्येक जो युग्म विकल्पी होता है वो सेपरेट हो जाता है, यानी अलग हो जाता है, और इस सेपरेट होने को ही बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो लिखा हुआ है द पेयर ऑफ एलील्स यानी एलील का युग्म विकल्पी का जोड़ा सेग्रेट फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से पृथक हो जाता है ड्यूरिंग मियोसिस। ड्यूरिंग मियोसिस क्यों बोला है, क्योंकि मियोसिस डिवीजन होता है तभी गैमेट बनते हैं, इसलिए यहाँ आगे देखिए लिखा हुआ है गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सो दैट ओनली वन फैक्टर विल बी प्रेजेंट इन ईच अदर। यानी बच्चों जो पूरा का पूरा पेयर होता है वो पेयर गैमेट बनने के टाइम क्या हो जाता है, अभी पेयर में है, लेकिन गैमेट बनने के बाद दोनों पेयर अलग अलग हो जाते हैं और अपने आप में स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है वन फैक्टर विल बी पेरेंट इन ईच अदर, यानी प्रत्येक के अंदर अलग अलग हो जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ डायग्राम में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का डायग्राम अगर अपन बात करें तो यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये है टॉल प्लांट, ये है डॉर्फ प्लांट। कैपिटल टी यहाँ लिखा हुआ है, स्मॉल टी यहाँ लिखा हुआ है। ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये रेसेसिव कैरेक्टर है। इनके गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी यहाँ आ जाएगा, स्मॉल टी यहाँ आ जाएगा। इनका जब क्रॉस करवाएंगे F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी हमें प्राप्त होगा, ये F1 जनरेशन हमें प्राप्त हुई है। इसी का सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे, यानी इसी का हम स्वपरागण करवाएंगे, यानी F1 जनरेशन में जो आया उसी की सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे। तो F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए यानी द्वितीय पीढ़ी प्राप्त करने के लिए अपन चेकर बोर्ड या फिर पुन्नेट स्क्वायर जो भी ऊपर बात किए थे उसका यूज़ करेंगे। और पुन्नेट स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे एक तरफ अपन ने मेल ले लिया, एक तरफ फीमेल ले लिया, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी यहाँ आ गया, स्मॉल टी यहाँ आ गया। दूसरी तरफ ये इधर की तरफ फीमेल हो गए, इधर की तरफ गैमेट मेल के ले लेंगे, ये कैपिटल टी मेल का और ये स्मॉल टी फीमेल का। यानी F1 पीढ़ी के जो F1 जनरेशन के जो पेरेंट्स हमें प्राप्त हुए हैं उन्हीं का ही सेल्फ पोलिनेशन हमने कराया, स्वपरागण कराया, और उनका स्वपरागण कराने पर कैपिटल टी का क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी का करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी आया, कैपिटल टी आगे बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी का करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, और स्मॉल टी यहाँ पे स्मॉल टी आएगा। इस तरीके से ये हमें कौन सी जनरेशन प्राप्त हो गई है, ये हमें F2 जनरेशन प्राप्त हो गई है। अगर अपन बात करें तो यहाँ इनके
यहाँ इनके जीनोटाइप और फिनोटाइप नहीं दे रखे हैं, लेकिन फिर भी अपन बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो फिनोटाइप रेशियो होता है यानी लक्षण प्रारूप होता है वो 3:1 होता है। कैसे? तो आप देखें टोल प्लांट कौन कौन से हैं इसके अंदर। ये प्लांट टोल है, कैपिटल टी है। ये प्लांट भी टोल है क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो साथ में कैपिटल है। प्रभाव कौन दिखाएगा? कैपिटल, इसलिए ये भी टोल हो गया। ये कैपिटल टी स्मॉल टी है यानी स्मॉल के साथ में स्मॉल टी के साथ में कैपिटल टी है, तो इफेक्ट कौन दिखाएगा? कैपिटल टी। इसलिए कैपिटल टी के यानी डोमिनेंट कितने हो गए, लंबे कितने हो गए? 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। और डॉर्फ यानी बोने यहाँ पे कितना है? स्मॉल टी 1 है, इसलिए अपन ने लिखा 3:1। उसके बाद अगर इसी से अगर अपन निकालना चाहें तो अब हम निकालेंगे क्या? जीन प्रारूप, जीनोटाइप रेशियो। तो जीनोटाइप रेशियो में अपन को 3 चीज़ें देखनी होती है। प्योर टोल कौन से हैं? प्योर टोल की बात करें तो कैपिटल टी प्योर टोल है। इसके अलावा कैपिटल टी किसी में नहीं है यानी 1:। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी यानी इम्प्योर टोल यानी विषम युग्मजीय लंबे, ये कितने हैं? 2 है, ये रहे 2, तो हमने लिखा 1:2 और डॉर्फ यानी बोने कितने हैं? 1। तो इसका मतलब इसका जो जीनोटाइप रेशियो है वो आया 1:2:1 यानी 1:2:1 यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद आगे की अगर अपन बात करें तो मेंडल का अगला जो लॉ है, मेंडल का तीसरा जो नियम है, मेंडल का तीसरा नियम है बच्चों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसे द्विसंकर संकरण भी कहते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस भी इसे बोला जाता है। और ये नियम जो है वो डाईहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है यानी द्विसंकर संकरण पर आधारित है, क्योंकि इसमें कितने कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं? दो लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक लक्षण है, एक कैरेक्टर हो गया राउंड येलो और दूसरा कैरेक्टर हो गया रिंकल्ड ग्रीन, यानी एक कैरेक्टर इधर और एक कैरेक्टर इधर, इसलिए 2 कैरेक्टर का किया जाता है। यानी राउंड और रिंकल यानी गोल और झुर्रीदार है, वो तो है गोल और झुर्रीदार है, वो तो सीड की शेप है यानी बीज की आकृति है। और येलो और ग्रीन है वो सीड के कलर है यानी बीज के रंग है। तो कितने कैरेक्टर हो गए? 2, इसलिए इन 2 कैरेक्टर का यूज करते हैं, इसलिए इसे डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। और ये जो लॉ है, ये लॉ कहता है कि जब 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यहाँ 1 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं बोलेंगे, 2 कॉन्ट्रास्टिंग, या फिर हम बोलेंगे 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले। वहाँ 1 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की बात करते थे, 1 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। यहाँ 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 2 पेयर के अगर यहाँ 2 पेयर कैरेक्टर की बात करें तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कितने हो गए? 4, यानी 4 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए, 4 विपर्यासी लक्षण हो गए हैं। अगर 4 विपर्यासी लक्षण हो गए हैं यानी कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर कितने हो गए? 2 और कॉन्ट्रास्टिंग कितने हो गए? 4। इनकी स्टडी की जाती है और ये नियम कहता है कि इनका जब क्रॉस करवाया जाता है, दो विपर्यासी लक्षण यानी 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम, युग्मक निर्माण के टाइम उनके जो गैमेट्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। और सेपरेट होने के बाद नेक्स्ट जनरेशन में जब वो इनहेरिटेंस होते हैं, अगली पीढ़ी में जब वो वंशागत होते हैं, तो वो स्वतंत्र रूप से फ्रीडम यानी एक दूसरे से सेपरेटली इनहेरिटेंस होते हैं। एक दूसरे की वंशागति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी प्रत्येक गैमेट स्वतंत्र अगली पीढ़ी में जाता है और स्वतंत्र अगली पीढ़ी में जाने के कारण इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। इस स्वतंत्र अपव्यूहन नियम की अगर अब आगे बात करें तो इसको डायग्रामेटिकली रूप से शो किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी डायग्राम में आप देखें तो इन्होंने क्या किया, 2 कैरेक्टर का सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक तो ले लिया गोल और पीले यानी राउंड येलो और दूसरा ले लिया रिंकल्ड ग्रीन यानी झुर्रीदार और हरे। अगर अपन बात करें तो राउंड को कैपिटल आर और येलो को कैपिटल वाई से लिखा जाता है, रिंकल्ड को स्मॉल आर और स्मॉल आर और ग्रीन को स्मॉल वाई से लिखा जाता है। यानी यहाँ से कैपिटल आर और स्मॉल आर यानी राउंड से हमने एक कैपिटल आर ले लिया और येलो से हमने कैपिटल वाई ले लिया, रिंकल्ड से हमने स्मॉल आर और ग्रीन से हमने स्मॉल वाई ले लिया। और जब इन दोनों का क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में हमें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त हुआ। आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ इस डायग्राम में। F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हमें प्राप्त हुआ है, जिनको हम बोलते हैं कि F1 पीढ़ी में सारे के सारे F1 जनरेशन में सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो हमें गोल और पीले नजर आएंगे यानी राउंड और येलो नजर आएंगे।
जब इनकी सेल्फिंग करवाई जाती है, इनका स्वपरागण करवाया जाता है, तो इनका स्वपरागण कराने पर हम इन्हीं से गैमेट्स को लिखते हैं, जिस प्रकार यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये कि यही कैरेक्टर इधर लिख देंगे। ये यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल वाई कैसे आया, तो ये चीज़ मैं अक्सर बताता भी हूँ आपको। F1 पीडी में जो आपको प्राप्त हुआ, F1 पीडी में आपको कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल वाई, F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई हमें प्राप्त हुआ। आप यहाँ कैसे लिखेंगे दोनों तरफ गैमेट, तो वो चीज़ थोड़ी समझेंगे। वो चीज़ समझने के लिए आप क्या करें, थोड़ा सा ध्यान दें। वो चीज़ समझने के लिए आप देखेंगे कि ये जो कैपिटल आर है, इस कैपिटल आर का क्रॉस करवाएंगे आप वाई से, क्या आया कैपिटल आर और कैपिटल वाई, वो हमने यहाँ लिख दिया कैपिटल आर और कैपिटल वाई। पहले कॉलम में दोनों तरफ कैपिटल आर कैपिटल। अब दूसरे कॉलम में स्मॉल आर स्मॉल वाई, इधर भी स्मॉल आर स्मॉल वाई लिखा हुआ है। ये कैसे लिखा हुआ है, तो इसके बाद आगे आगे अगर अपन बात करें तो स्मॉल आर स्मॉल वाई कैसे आया, तो आप देखेंगे ये जो आर है, इस आर का क्रॉस, ये जो आर है, इस आर का क्रॉस आप वाई से करवा दीजिए। इस आर का क्रॉस जब आप वाई से करवाएंगे तो यहाँ आ गया स्मॉल आर और स्मॉल वाई। उसके बाद अगर अपन बात करें तो आर का आगे किससे रह गया, आर का स्मॉल वाई से रह गया, तो ये क्रॉस करवा दीजिए। तीसरे नंबर पे आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये जो स्मॉल आर है, इसका स्मॉल आर है, इस स्मॉल आर का स्मॉल वाई से रह गया, तो इसके साथ क्रॉस करवाइए स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई हमें प्राप्त हुए हैं। ये गैमेट्स लिख देते हैं। और जैसे ये गैमेट्स हमने लिखा तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने गैमेट्स लिखा कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब जब कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई का क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पे हमें कैपिटल आर कैपिटल वाई हमें प्राप्त होता है पहले कॉलम में। इसी तरीके से आगे की अगर अपन बात करें, ये थोड़ा वर्ड आपका होता हुआ दिख रहा होगा। ये आगे की बात करें तो हम स्मॉल आर कैपिटल वाई का क्रॉस करवाते हैं तो अगले में हमें प्राप्त होता है स्मॉल आर कैपिटल वाई। कहने का मतलब आपको क्रॉस करवाना आता है, और जब ये गैमेट लिखने के बाद जब आप क्रॉस करवा लेंगे तो हमें F2 जनरेशन प्राप्त हो जाएगी। इसे पुन्नेट स्क्वायर या पुन्नेट वर्ग इसे बोलते हैं। जो F2 पीडी या फिर स्वतंत्र अपव्यन मेंडल का जो नियम है, इसके रिजल्ट्स अगर अपन देखें, इसका अनुपात अगर अपन देखें तो इसका जो अनुपात है वो आप याद रख लेंगे। वैसे मैंने निकालना बताया भी है, लेकिन अभी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बता के ही निकल रहा हूँ कि फिनोटाइप रेशियो क्या होता है। तो फिनोटाइप रेशियो की बात करें तो मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो इसका फिनोटाइप रेशियो होता है 9:3:3:1, यानी 9:3:3:1 इसका लक्षण प्रारूप होता है। और जीन अनुपात की अगर अपन बात करें तो इसका जो जीनोटाइप रेशियो है, आपके सामने इधर भी लिखा हुआ है, ये हो गया फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1। और इसका अगर जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो इसका जीनोटाइप रेशियो होता है 1:2:4:1:1:2:1:1। इसको शॉर्ट में आप बीच में अनुपात लगा देंगे। इसको आप ऑर्डर में ऐसे भी याद रख सकते हैं 12:24:12:12:1, 12:24:12:12:1। ये टोटल 9 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 हो गए। ये इसके जीनोटाइप रेशियो होते हैं, यानी इसके जीन प्रारूप होते हैं। तो मेंडल के स्वतंत्र अपव्यन नियम का लक्षण प्रारूप होता है 9:3:3:1 और जीन प्रारूप होता है 1:2:2:4:1:2:1:1:2:1, 12:24:12:1। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी मेंडल का स्वतंत्र अपव्यन का नियम कंप्लीट हो गया है। यानी मेंडल के तीनों नियम हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे की तरफ बात करें, हमने 2 स्लाइड कंप्लीट कर लिए हैं, आगे की तरफ अपन बात करते हैं। तो आगे आप देखेंगे मेंडल के एक्सेप्शन आ गए, मेंडल के अपवाद आ गए। जो मेंडल के नियमों को फॉलो नहीं करते उन्हें हम मेंडल के एक्सेप्शन बोलते हैं, मेंडल के अपवाद बोलते हैं। यहाँ मेंडल के 2 एक्सेप्शन लिखे हुए हैं, 2 अपवाद लिखे हुए हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंट यानी
अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा लिखा हुआ है कंप्लीट डोमिनेंट। मैंने आपको पहले भी बताया है, ये शुरू में टर्म में भी आया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंट क्या होता है? जब डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर का आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर अपना कंप्लीट इफेक्ट शो नहीं करता है। जब प्रभावी और अप्रभावी जनक का संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी जनक अपना पूर्ण प्रभाव प्रकट नहीं करता है। इसे ही इनकम्प्लीट डोमिनेंट या अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। देखेंगे ये जो सारी बात लिखी हुई है ये यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को दर्शाने के लिए पिंक फ्लावर लिए स्नैपड्रैगन प्लांट के। एक प्लांट होता है स्नैपड्रैगन, जिसे मिराबिलिस जलापा हिंदी में बोलते हैं, स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं। मिराबिलिस जलापा के पिंक फ्लावर और वाइट फ्लावर का इन्होंने क्या किया, सिलेक्शन किया। तो ये जो है रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का इन्होंने सिलेक्शन किया, पिंक नहीं सॉरी, लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प का इन्होंने उपयोग किया। लाल पुष्प के लिए दिखाई दे रहा है आपको, हाँ थोड़ा और जूम कर देता हूँ इसको मैं इधर की तरफ, हाँ आप इधर ध्यान देंगे। लाल पुष्प के लिए इन्होंने कैपिटल आर टर्म यूज़ किया है, और वाइट के लिए इन्होंने स्मॉल आर टर्म यूज़ किया है। कैपिटल आर में से जब गैमेट बनेंगे एक कैपिटल आर आया और वाइट में से एक स्मॉल आर आया। जब इनका क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर आते हैं, यानी कैपिटल का ये हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर, ये हो गया रिसेसिव कैरेक्टर, दोनों F1 जनरेशन में आते हैं। लेकिन ये जो कैपिटल आर है यानी जो डोमिनेंट कैरेक्टर है ये कंप्लीट इफेक्ट शो नहीं करता। अगर ये कंप्लीट इफेक्ट शो करता तो यहाँ हम बोलते कि F1 जनरेशन में रेड फ्लावर प्रोड्यूस हुए हैं, लाल पुष्प पैदा हुए हैं। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि हमने वाइट सफ़ेद और लाल के बीच संकरण करवाया, लेकिन F1 पीढ़ी में हमें पिंक फ्लावर देखने को मिल रहा है, गुलाबी पुष्प हमें देखने को मिल रहा है। तो ये गुलाबी कैसे आया? क्योंकि इसका कंप्लीट इफेक्ट नहीं होने के कारण थोड़ा बहुत इफेक्ट किसका आ गया, रिसेसिव यानी वाइट का आ गया। इसलिए यहाँ पे जो F1 जनरेशन में जो है वो पिंक फ्लावर प्रोड्यूस हुए हैं। अगर अपन बात करें तो अपूर्ण प्रभाविता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो की बात करें तो वो होता है 1:2:1 यानी 1:2:1 इसका जीनोटाइप, और 1:2:1 सेम ही इसका फिनोटाइप, यानी ये हो गया जीनोटाइप और ये हो गया फिनोटाइप रेशियो। यानी जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप रेशियो। आगे की बात करें तो अगला है कोडोमिनेंस। को यानी साथ साथ, डोमिनेंस यानी डोमिनेंट और रेसेसिव जो कैरेक्टर है वो F1 पीढ़ी में साथ साथ एक्सप्रेस्ड होते हैं, यानी प्रभावी और अप्रभावी जनक है वो F1 पीढ़ी में साथ साथ प्रकट होते हैं, यानी अपना प्रभाव साथ साथ दिखाते हैं। जितना प्रभावी का प्रभाव होता है डोमिनेंट का होता है, उतना ही किसका होता है, रेसेसिव का। दोनों की भूमिका बराबर होती है। इसलिए इट इज़ द इनहेरिटेंस इन विच बोथ एलील्स ऑफ जीन आर एक्सप्रेस्ड इन हाइब्रिड, दोनों के दोनों हाइब्रिड फॉर्म में यानी साथ साथ एक्सप्रेस्ड होते हैं, यानी वंशागत होते हैं। इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर तो मिराबिलिस जलापा के फ्लावर की बात किए थे इनकम्प्लीट डोमिनेंट में, लेकिन कोडोमिनेंस की अगर बात करें तो कोडोमिनेंट का जो एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप की जो इनहेरिटेंस है, मानव में रक्त समूह की वंशागति है। AB ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस है, मानव में AB रक्त समूह की वंशागति किसका उदाहरण है, वो है सह प्रभाविता का, कोडोमिनेंस का। क्योंकि एक पेरेंट A ब्लड ग्रुप का होगा, दूसरा B ब्लड ग्रुप का होगा, बच्चा होगा यानी ऑफ स्प्रिंग होगी, उसमें A और B दोनों ब्लड ग्रुप के यानी AB ब्लड ग्रुप का बच्चा होगा, यानी एक ही बच्चे के अंदर AB ब्लड ग्रुप आएगा, क्योंकि उसके एक पेरेंट का जो ब्लड ग्रुप था वो था A और दूसरे का था B, यानी बोथ यानी दोनों के दोनों F1 जनरेशन में चले गए, इसलिए इसे कोडोमिनेंस बोलते हैं, सह प्रभाविता बोलते हैं। आगे थोड़ा सा और लिखा हुआ है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाली जीन है उसके जो एलील्स होते हैं वो 2 एलील लिख सकते हैं, यानी A के लिए I कैपिटल A और B के लिए I कैपिटल B लिख सकते हैं। ये ब्लड ग्रुप के जो जीनोटाइप है या एलील है उनको लिखने के लिए यहाँ पे चार्ट दे रखा है, जिसको आप देख लेंगे इजीली आपको पता लग जाएगा कि A ब्लड ग्रुप को IA से लिखते हैं, उसके बाद B ब्लड ग्रुप को IB से लिखते हैं, AB ब्लड ग्रुप को IB से लिखते हैं, और O ब्लड ग्रुप को स्मॉल आई से लिखते हैं, क्योंकि ये रेसेसिव होता है, प्रभावित होता है। और उसके बाद A ब्लड ग्रुप होता है वो डोमिनेंट होता है, B भी डोमिनेंट होता है, बट AB ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंट होता है। इसलिए याद रखना कोडोमिनेंट का उदाहरण ओनली क्या है, AB रक्त समूह की वंशागति, AB ब्लड ग्रुप की वंशागति, A ब्लड ग्रुप की नहीं, B की नहीं, O की नहीं, ओनली AB रक्त समूह की वंशागति, AB ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का। आगे की तरफ बात करें
तो आगे अगला जो वर्ड है वो आगे दे रखा है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एक अच्छा टॉपिक है, ये एग्जाम में बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यानी किस साइंटिस्ट ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया? तो साइंटिस्ट का नाम दोनों का आप इंपॉर्टेंट है, वाल्टर सट्टन। पहला साइंटिस्ट है वाल्टर सट्टन और दूसरे का नाम है थियोडोर बोवेरी। सट्टन और बोवेरी शॉर्ट में बोलते हैं। वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया है? सट्टन और बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है क्रोमोसोम्स अकर्स इन पेयर, यानी गुणसूत्र हमेशा किसमें पाए जाते हैं? जोड़ों में पाए जाते हैं। इन्होंने कहा है जीन्स आर लोकेटेड एट द स्पेसिफिक लोकेशंस ऑफ क्रोमोसोम, यानी जीन जो है वो गुणसूत्रों के विशिष्ट जगहों पर स्थित होती है। यानी गुणसूत्र जोड़ों में पाए जाते हैं और गुणसूत्रों पर क्या क्या मौजूद होती हैं? जीनें मौजूद होती हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है क्रोमोसोम एज वेल एज क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन बोथ अकर्स इन पेयर्स, यानी गुणसूत्र भी जीन के समान कैसे पाए जाते हैं? जोड़ों में पाए जाते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा जो होमोलोगस क्रोमोसोम, जो समजात गुणसूत्र होते हैं, वो कब, यानी गैमेट फॉर्मेशन के टाइम, देख सकते हैं आप लिखा हुआ है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन या मियोसिस, बात वही है। मियोसिस का मतलब युग्मक निर्माण ही होता है, यानी गैमेट फॉर्मेशन के समय या युग्मक निर्माण के समय जो गुणसूत्र जोड़ों में होते थे, अभी मैंने ऊपर बात की थी, ये यहाँ पे ये रही, क्रोमोसोम्स किस में होते हैं? पेयर्स में। जो गुणसूत्र जोड़ों में होते हैं वो युग्मक निर्माण के दौरान या गैमेट फॉर्मेशन के टाइम सारे के सारे क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों का जोड़ा क्या हो जाता है बच्चों? अलग अलग हो जाता है। युग्मक निर्माण के दौरान युग्म विकल्पिका या फिर युग्म विकल्पिका जोड़ा तो मेंडल ने पृथक्करण के नियम में बात की थी, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बात की थी। और यहाँ पे जो सट्टन और बोवेरी है वो कहते हैं कि गुणसूत्र जोड़ों में पाए जाते हैं और युग्मक बनते टाइम जो जोड़ों में गुणसूत्र होते हैं वो स्वतंत्र यानी पृथक सेग्रीगेट हो जाते हैं। आगे की अगर अपन बात करें तो आगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हो गया। उसके बाद आगे हम बात करें तो आगे एक साइंटिस्ट का आपके सामने फोटो दे रखा है, देखेंगे आप साइंटिस्ट को। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोला जाता है इन्हें, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, यानी आधुनिक वंशागति के जो पिता है वो थॉमस हंट मॉर्गन है। मॉर्गन साहब, मॉर्गन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स यानी आधुनिक वंशागति के पिता कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी मैंने बताया था लिंकेज टर्म मॉर्गन ने दिया था और इन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर, फल मक्खी पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उसके बाद इन्होंने लिंकेज को समझाया था, सहलग्नता को समझाया था। थॉमस हंट मॉर्गन किस पर काम किए थे? प्रश्न आता है वर्क ऑन द फ्रूट फ्लाइज यानी फल मक्खी, जिसका वैज्ञानिक नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। यानी थॉमस हंट मॉर्गन किस पर काम किए थे? फल मक्खी पर, और उसका वैज्ञानिक नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। ही प्रपोज्ड द लिंकेज थ्योरी, मैंने अभी अभी कहा है इन्होंने सहलग्नता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, लिंकेज थ्योरी दिया है। तो क्वेश्चन आता है लिंकेज थ्योरी किसने दिया? लिंकेज थ्योरी दिया है थॉमस हंट मॉर्गन ने। आगे की बात करें, थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने प्रयोग के लिए या अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ड्रोसोफिला को ही क्यों सेलेक्ट किया, फल मक्खी को क्यों चुना? क्योंकि बच्चों सीधी सी बात लिखी हुई है, इनको लेबोरेटरी में इजीली ग्रो करवाया जा सकता है, प्रयोगशाला में आसानी से इसकी वृद्धि करवाया जा सकता है। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 वीक की होती है, यानी छोटी लाइफ साइकिल होती है। 2 सप्ताह में इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। सिंगल मैटिंग, एकल मैथुन में, सिंगल मैटिंग में लार्ज अमाउंट में प्रोजेनी प्रोड्यूस करती है, यानी एकल मैथुन में बहुत अधिक संख्या में संतानें उत्पन्न करती है। वेरी क्लियर डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, यानी नर और मादा फल मक्खी को, मेल और फीमेल ड्रोसोफिला के इजीली हम पता लगा सकते हैं। दिखने में आसानी से अलग अलग होती है। मेल जो होता है वो छोटा होता है और फीमेल जो होती है वो आकार में बड़ी होती है। इसलिए इन्होंने थॉमस हंट मॉर्गन ने किसको सिलेक्ट किया है? ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किया है। आगे की अगर अपन बात करें तो आगे एक टर्म दे रखा है लिंकेज यानी सहलग्नता। द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द जीन्स लोकेटेड ऑन ए क्रोमोसोम, किसी एक गुणसूत्र पर मौजूद जीनों का भौतिक संयोजन ही क्या कहलाता है? वो कहलाता है सहलग्नता। मैं अगर बात करूं, अगर थोड़ा सा मैं इधर बता देता हूं आपको, ये जो क्रोमोसोम है, मैंने यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम बनाया है, तो इस क्रोमोसोम पर एक जीन यहाँ पे मौजूद है और एक जीन यहाँ पे मौजूद है। ये जो जीने हैं ये यहाँ पे मौजूद है। दूसरे क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं तो ये जो दूसरा क्रोमोसोम है इस पर एक जीन यहाँ मौजूद है, दूसरी जीन यहाँ
मौजूद है, तो स्ट्रॉन्ग लिंकेज यानी मजबूत संलग्नता कहाँ होगी, मजबूत संलग्नता स्ट्रॉन्ग लिंकेज यहाँ होगी, क्योंकि जीनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है, जीनों के मध्य जो दूरी है वो कम कहाँ दिखाई दे रही है आपको, यहाँ। तो यहाँ लिंकेज क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और यहाँ पे जो लिंकेज है वो क्या होगी, कम होगी, यानी संलग्नता यहाँ कम होगी। यानी जीनों के मध्य अगर दूरी बढ़ती है तो संलग्नता कम होती है, और जीनों के मध्य अगर दूरी घटती है तो संलग्नता बढ़ती है। तो डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ध्यान रखना, इसलिए हमने यहाँ बात की है। लिंकेज का मतलब हमने बात की है, लिंकेज का मतलब होता है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर देन जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम। क्लोजली सिचुएटेड जीन्स आर मोर देन लिंक्ड, अगर जीनें पास पास स्थित होती है किसी गुणसूत्र पर तो वो अधिक संलग्नता दिखाएगी, और दूर दूर होती है तो वो कम संलग्नता दिखाएगी। आप एक चीज और याद रखेंगे बच्चों, इसी में मैं बता देता हूं, यहाँ पे एक टर्म आपको देखने को मिलेगा, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन ये रहा, थोड़ा मैं क्योंकि समय कम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूं। रिकॉम्बिनेशन को पुनर्संयोजन बोलते हैं। संलग्नता का जानी दुश्मन यानी लिंकेज का जो जानी दुश्मन है वो क्या है, रिकॉम्बिनेशन है। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, अगर जीनों के मध्य दूरी बढ़ेगी तो रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा, और अगर जीनों के मध्य दूरी घटेगी तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा। तो जानी दुश्मन हुआ ना, जीनों के मध्य अगर दूरी कम होगी तो लिंकेज बढ़ेगी, और अगर दूरी बढ़ेगी तो लिंकेज कम होगी। बट रिकॉम्बिनेशन उल्टा हो रहा है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा, और अगर डिस्टेंस घटेगी तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, कम होगा। इसलिए इसका जानी दुश्मन ये हो जाता है। तो क्रॉसिंग और रिकॉम्बिनेशन यहां लिखा हुआ है। क्रॉसिंग अपने 11th क्लास में पढ़ते हैं। होमोलोगस ऑर्गन के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उसके बीच जीनों का आदान प्रदान होना ही क्या कहलाता है, वही क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। इस डायग्राम में आप देख लेंगे, आप बहुत अच्छे से देखें, ये जो 2 क्रोमोसोम आपको नजर आ रहे हैं, तो ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों के दोनों सिस्टर है। इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिस्टर है। बट अगर अपन बात करें तो इस क्रोमोसोम का ये वाला और ये वाला नॉन सिस्टर है, और इन नॉन सिस्टर क्रोमोसोम के बीच में इसकी कुछ जीनें इसमें चली जाती है और इसकी कुछ जीनें इसमें चली जाती है, इसी को बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। आप अगले वाले डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये देखो, इसका कुछ कलर उसमें चला गया और उसका कुछ कलर इसमें आ गया, यानी इसकी जीनें इसमें आ गई और इसकी जीनें इसमें चली गई। एक्सचेंज ऑफ जीन्स, यही क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर, यानी इसी को बोलते हैं सहलग्न, इसी को बोलते हैं जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर। आगे की अगर बात करें, अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। पिछली स्लाइड पे अपन ने कंप्लीट बात कर ली है। हाँ, ये बातें हमने कंप्लीट कर ली है, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रोपी, ये चीज़ें मैंने दोनों ही पहले बता दी है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को बोलते हैं बहुजीनी वंशागति। बहुजीनी वंशागति यानी एक जो जीन होती है, यानी एक जो कैरेक्टर होता है, एक कैरेक्टर को, एक लक्षण को, एक जीन नहीं, एक से ज्यादा जीन, मोर देन 2 और मोर देन जीन्स आर कंट्रोल, यानी एक ही कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या ट्रेट, यानी बहुजीनी वंशागति। अगर अपन बात करें तो ह्यूमन के अंदर आइज कलर, ह्यूमन के अंदर हाइट, ये सब किसका एग्जाम्पल है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ये एग्जाम्पल है। प्लियोट्रोपी क्या होती है, प्लियोट्रोपी को अभी मैंने बताया था, बहुप्रभाविता होता है। बहुप्रभाविता का मतलब क्या होता है, एक सिंगल जीन, इसका उल्टा हो गया, इधर एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन कंट्रोल कर रही है और इधर एक सिंगल जीन के द्वारा एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल किया जाता है, यानी एक जीन के द्वारा 2 या 2 से अधिक लक्षणों का नियंत्रण किया जाता है। 1 जीन कंट्रोल्ड बाई 2 और मोर देन कैरेक्टर्स, इस कंडीशन को बोला जाता है प्लियोट्रोपी, यानी बहुप्रभाविता। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल ह्यूमन के अंदर स्किन पिगमेंटेशन है, वो स्किन पिगमेंटेशन किसका एग्जाम्पल है, प्लियोट्रोपी का एग्जाम्पल है। आगे की तरफ अगर अपन बात करें तो सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्रिया के अंदर सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं, यानी लिंग गुणसूत्रों के कारण ही लिंग गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करने में भूमिका निभाते हैं। आगे की अगर अपन बात करें, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है हैकिंग, उन्होंने 1891 में यानी 1891 में जो इंसेक्ट होते हैं उन इंसेक्ट की स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस यानी शुक्रजनन प्रक्रिया के दौरान उसके सेमेनोफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 50% स्पर्म्स के अंदर तो एक्स लाइक स्ट्रक्चर देखी और 50% में नहीं देखी, और वो जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने
इंसेक्ट यानी कीटों की शुक्र जनन नलिकाओं में जो एक्स के समान 50% शुक्राणुओं में जो एक्स के समान संरचना देखी है उसको उन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी, या इसी को एक्स का कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है एक्स बॉडी जो टर्म है वो किसने दी, तो वो दी थी हैकिंग नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद आगे की बात करें तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो कितने टाइप का होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन हम यहाँ 4 टाइप का पढ़ेंगे। पहले टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है एक्स 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 वाई सेक्स डिटर्मिनेशन। ये सेक्स डिटर्मिनेशन मेल में देखने को मिलता है, यानी ह्यूमन में देखने को मिलता है, और ह्यूमन के अंदर ह्यूमन के साथ साथ ये सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर में भी देखने को मिलता है। इसमें मेल जो होता है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता है, विषम युग्मजी होता है, और फीमेल होमोजाइगस कंडीशन में होती है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जो पेरेंट हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा वही सेक्स का क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा, यानी लिंग का निर्धारण करेगा, और जो पेरेंट समयुग्मजी कंडीशन में होता है, होमोजाइगस कंडीशन में होता है, वो सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं करता। इसलिए इस एक्स 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 वाई टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल हेटेरोजाइगस होता है, उसके पास एक्स वाई क्रोमोजोम होते हैं, जबकि फीमेल होमोजाइगस होती है, एक्स एक्स क्रोमोजोम होते हैं। इसलिए सेक्स का निर्धारण यानी लिंग का जो निर्धारण है वो कौन करता है, मेल यानी नर करता है। उसके बाद दूसरा सेक्स डिटर्मिनेशन एक्स एक्स एक्सो, ध्यान रखना है किसमें पाया जाता है, ये ग्रास सुपर में पाया जाता है। ग्रास सुपर के साथ यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं इंसेक्ट्स यानी कीटों में ये देखने को मिलता है। इसमें मेल जो होता है वो हेटेरोजाइगस होता है और फीमेल होमोजाइगस होती है, यानी मेल में XO या X0 क्रोमोसोम पाया जाता है और फीमेल में XX पाया जाता है। हेटेरोजाइगस विषम युग्मजी कंडीशन किसमें हो गई, मेल में। इसमें भी लिंग का निर्धारण कौन करेगा, सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन करेगा, मेल यानी नर करता है। उसके बाद आगे की बात करें तो अगला सेक्स डिटर्मिनेशन है ZZZW सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये बर्ड्स यानी पक्षियों में देखने को मिलता है, बर्ड्स में देखने को मिलता है, और ये ZZZW सेक्स डिटर्मिनेशन उल्टा होता है। इनमें मेल होमोजाइगस होता है, और में सब में मेल हेटेरोजाइगस होता था, इसमें मेल होमोजाइगस होता है, इसलिए उसमें ZZ क्रोमोसोम यानी सिमिलर क्रोमोसोम होते हैं, जबकि फीमेल हेटेरोजाइगस होता है तो फीमेल में Z और W क्रोमोसोम होते हैं। इसलिए यहाँ बर्ड्स के अंदर ये ZZZW सेक्स डिटर्मिनेशन में सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन करता है, यहाँ करती है फीमेल। कौन करती है, फीमेल यानी मादा। पक्षियों में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, मादा के द्वारा किया जाता है। आगे की तरफ अगला सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो अगला हैप्लोइड डिप्लोइड सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जो हनी बी में देखने को मिलता है, मधुमक्खियों में देखने को मिलता है। और इसके अंदर अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो हनी बी में जो फीमेल होती है यानी जो रानी होती है, क्वीन होती है, वो डिप्लॉइड होती है, जिसमें 2N यानी 32 क्रोमोसोम होते हैं, और मेल होता है वो हैप्लॉइड होता है, यानी उसमें N यानी 16 क्रोमोसोम होते हैं। आप देखेंगे ये यहाँ पे उसका डायग्राम शो किया हुआ है। ये जो फीमेल है ये डिप्लॉइड है, 32 क्रोमोसोम है फीमेल में, मेल है वो N है, यानी उसमें कितने क्रोमोसोम है, 16 है। तो यानी जो फीमेल है इस फीमेल में मियोसिस होगा, और मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होकर जब मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं यानी आधे हो जाते हैं, इसलिए यहाँ 2 फीमेल गेमेट बनेंगे, 16 क्रोमोसोम इनमें आ गए। लेकिन मेल गेमेट, मेल ऑलरेडी हैप्लॉइड होता है, एगुणित होता है, इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस नहीं होगा, और माइटोसिस डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिमिलर होते हैं, इसलिए इसके मेल के जो गेमेट या स्पर्म प्रोड्यूस किए गए हैं इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 16 होता है, यानी 16 होता है। तो ये दोनों के दोनों ओवम हो गए, ये हो गए ओवम, और ये हो गए स्पर्म। ये क्या हो गए, स्पर्म। अब ये जो ओवम और स्पर्म है जब इनका फ्यूजन होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ 32 बताओ डिप्लॉइड कौन होती है, फीमेल, तो यहाँ बन गई फीमेल। और ये जो विदाउट फर्टिलाइज बिना निषेचन के, विदाउट फर्टिलाइज के जो यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो होती है मेल, यानी बिना निषेचन के जो संतान प्रोड्यूस होती है वो होती है मेल, यानी मेल जो है वो N हुआ, हैप्लॉइड हुआ, और फीमेल है वो कैसी हुई, 2N यानी डिप्लॉइड हुई। आगे की अगर अपन बात करें तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन और इसके टाइप कंप्लीट हुए। अब चैप्टर के अंदर मेंडेलियन डिजीज बचे हैं, चैप्टर खत्म होने वाला है। बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर 2 टाइप के डिसऑर्डर होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर यानी मेंडेलियन रोग और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यानी गुणसूत्रीय रोग, 2 टाइप के रोग होते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर की अगर अपन बात करें तो बच्चों मेंडेलियन डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जिनकी इनहेरिटेंस, जिनकी वंशागति मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग होती है। और ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं ये कोज होते हैं म्यूटेशन से, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं बच्चों। अगर अपन बात करें तो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं
मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं वो मेंडेलियन डिसऑर्डर को दो टाइप में बांटा गया है, एक ऑटोजोमल डोमिनेंट, एक ऑटोजोमल रिसेसिव। ऑटोजोमल डोमिनेंट का मतलब होता है एलिंग प्रभावी और ये होता है एलिंग अप्रभावी। आप जानते हैं ऑटोजोमल डोमिनेंट का अर्थ मैं यहीं पे बता देता हूँ, बार बार आएगा। ऑटोजोमल डोमिनेंट का मतलब होता है, ऑटोजोम का मतलब होता है ऐसे डिजीज जिनकी जीन कौन से क्रोमोजोम पर पाई जाती है, एलिंग गुणसूत्र ऑटोजोम पर। और डोमिनेंट का मतलब होता है जिनके पेरेंट में डिजीज होता है और ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफर हो जाता है, वो कहलाता है डोमिनेंट। और ऑटोजोमल रिसेसिव क्या होता है, जिनकी जीन ऑटोजोमल क्रोमोजोम एलिंग गुणसूत्र पर होती है। ऑटोजोमल का मतलब ये हुआ, और रिसेसिव का मतलब जिनके पेरेंट्स के अंदर वो रोग नहीं है, वो कैरियर है, उसके वाहक है, लेकिन उनकी संतानों में रोग चले जाते हैं, वो होता है ऑटोजोमल रिसेसिव। यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल है, ज़्यादातर जो इस एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ही है। इसका एग्जाम्पल है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। एक डिजीज़ है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। कौन सा डिजीज़ है, सिकल सेल एनीमिया। उसके बाद अगला है फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसेमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये सारे के सारे जो डिजीज़ हैं ये ऑटोनोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हैं जो इस चैप्टर में पढ़ते हुए हैं। जिनकी जीनें एक्स क्रोमोसोम पे लिंक्ड होती है वो कहलाते हैं एक्स लिंक्ड, और जिनकी एक्स लिंक्ड में भी डोमिनेंट होते हैं, यानी जो पेरेंट्स में डिजीज़ होता है और बच्चों में चला जाता है वो डोमिनेंट, और एक्स क्रोमोसोम में जीन लोकेटेड होती है बट पेरेंट इफेक्ट नहीं होते हैं, पेरेंट कैरियर होते हैं और उनके बच्चों में चली जाती है, वो होते हैं रेसेसिव। कलर ब्लाइंडनेस इसका एग्जाम्पल और हीमोफीलिया इसका एग्जाम्पल है। आगे की बात करते हैं, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं जो हमने बात किए थे। मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में थोड़ी बात आगे भी है, अलग अलग डिसऑर्डर के बारे में दे रखा है बच्चों। पहला डिसऑर्डर है, थोड़ा मैं बात करता हूँ, आप नोट्स में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से देखने को मिल जाएगा। ये जो वीडियो है ये वीडियो आप रिवीजन के लिए यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ये वन शॉट के हिसाब से करवाया हुआ है, इसलिए सभी बच्चे इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें याद करने में आसानी होगी। एक बार अगर आपने इन चैप्टरों को पढ़ रखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगला जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, पहला डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता इसको बोलते हैं। ये जो रोग है ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, यानी लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। इस डिजीज में क्या होता है, इस डिजीज के अंदर जो हमारी जो आइज होती है उस आइज के जो होते हैं वो कोन अफेक्ट हो जाते हैं, कोन यानी शंकु जो होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति है वो व्यक्ति दो कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता, रेड यानी लाल और ग्रीन यानी हरा। लाल और हरे रंग में अंतर ये व्यक्ति नहीं कर पाता है, लाल और हरे रंग में व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है। कौन से डिजीज में, कलर ब्लाइंडनेस में, म्यूटेशन के कारण ये कोज होता है। उसके बाद अगर बात करें तो इसके जो एलील्स होते हैं वो 2 एलील होते हैं, यानी सी ये कंट्रोल होता है एक्स सी, यानी अगर इसके अंदर अगर बात करें एक्स क्रोमोसोम पे अगर कैपिटल सी होता है तो वो नॉर्मल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल सी होता है तो वो अफेक्ट कंडीशन को शो करता है। यहाँ पे आप देख लेंगे इसके एलील्स शो किए हुए हैं। XCC अगर यहाँ पे होता है, दोनों स्मॉल सी दे रखे हैं एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। अगर फीमेल है, क्योंकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो एक्स स्मॉल सी जो फीमेल है वो कलर ब्लाइंडनेस होगी। अगर मेल है उस मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, इस मेल के एक्स क्रोमोसोम आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, इस मेल के एक एक्स क्रोमोसोम पर स्मॉल सी अगर होता है और वाई क्रोमोसोम पे तो इसकी जीन होती नहीं है, वो कलर ब्लाइंडनेस होगा। लेकिन अगर फीमेल के दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर इसकी जीन नहीं होती है वो नॉर्मल कंडीशन होगी। यहाँ कैपिटल सी भी लिख सकते हैं, अगर दोनों पे कैपिटल सी है तो भी नॉर्मल होगी। जो मेल है उस मेल के एक्स क्रोमोसोम पे अगर कैपिटल हो या XY ओनली उस पर जीन नहीं हो तो भी नॉर्मल होगा। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम पे स्मॉल सी हो, यानी स्मॉल सी या कैपिटल सी दोनों में से कोई भी हो तो वो फीमेल क्या होगी, कैरियर हो सकती है। सेम यही एलील्स वाली कंडीशन अगली बीमारियों में शो होती है, इसलिए दोनों को इनको मैं इधर बताया हूँ वही चीज़ यहाँ लागू होगी। हीमोफीलिया डिजीज की बात करें तो हीमोफीलिया जो रोग है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, यानी लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। इस रोग में क्या हो जाता है, ब्लड का क्लोटिंग नहीं हो पाती है, यानी ब्लड क्लोट बनाने वाला जो फैक्टर होता है वो क्या हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, यानी प्रभावित हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। इसलिए छोटी सी चोट में भी व्यक्ति के लगातार ब्लड लॉस होता रहता है, यानी रक्त बहता रहता है, खून बहता रहता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है।
ये जो डिजीज़ है ये क्वीन विक्टोरिया, इंग्लैंड की जो क्वीन है यानी इंग्लैंड की जो महारानी है उसकी फैमिली में देखा गया था, इसलिए इसे रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। और क्वीन विक्टोरिया इस डिजीज़ की कैरियर थी, कैरियर यानी वाहक भी थी। तो आगे की तरफ अपन बात करें, हेमोफीलिया डिजीज़ जो है उस डिजीज़ के अंदर ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये इसके एलिल्स दे रखे हैं जो सबको पता है। कैपिटल एच नॉर्मल को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर एक्स क्रोमोसोम पे कैपिटल एच है वो कंडीशन नॉर्मल के लिए होगी, यानी वो जो इंडिविजुअल होगा वो नॉर्मल होगा, और स्मॉल एच रहे तो वो अफेक्टेड होगा, अफेक्टेड यानी वो बीमारी से ग्रसित होगा। आगे की बात, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक्स क्रोमोसोम पे फीमेल के दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पे स्मॉल एच है यानी वो अफेक्टेड है, और मेल का तो एक एक्स क्रोमोसोम पे स्मॉल एच है। अगर स्मॉल एच मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है उसमें स्मॉल एच है तो ये भी अफेक्टेड होगा, लेकिन फीमेल के दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पे कोई एच जीन नहीं है वो नॉर्मल होगी, और फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम पे अगर एक एक्स पे दूसरे पे नहीं एक एक्स पे स्मॉल एच हो यानी वो इफेक्ट नहीं होगी, वो कैरियर होगी, क्योंकि इफेक्ट होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम पे स्मॉल एच एलील होना चाहिए। आगे की बात करें, थैलेसेमिया डिजीज़ की बात करें तो ये थैलेसेमिया जो डिजीज़ है तीसरा मेंडेलियन डिजीज़ है। ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है ये, यानी एलिंग सहलग्न अप्रभावी रोग है ये भी। इसकी अगर बात करें तो इस बीमारी में क्या हो जाता है, इस डिजीज़ में क्या हो जाता है, जो हीमोग्लोबिन होता है इस हीमोग्लोबिन की अल्फा ग्लोबिन चेन और बीटा ग्लोबिन चेन है, अल्फा ग्लोबिन चेन और बीटा ग्लोबिन चेन का जो सिंथेसिस है उसका जो निर्माण है वो नहीं हो पाता है या इफेक्ट हो जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं थैलेसेमिया। और थैलेसेमिया दो टाइप के होते हैं, अगर अल्फा थैलेसेमिया पहले टाइप का, अगर अल्फा चेन इफेक्ट हो जाती है, अगर अपन बात करें अगर अल्फा चेन इफेक्ट हो जाती है तो ये देखो प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, यानी अल्फा ग्लोबिन चेन का निर्माण प्रभावित हो जाता है, तो कौन सी बीमारी हो जाती है, अल्फा थैलेसेमिया। और सेम क्लियर है, सेम वैसे का वैसे ही है, अगर बीटा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन इफेक्ट हो जाता है वो बीटा थैलेसेमिया होता है। उसके बाद ये जो अल्फा थैलेसेमिया होता है ये दो जीनों के द्वारा कंट्रोल होता है, HbA1 मैंने बताया हुआ है, HbA2, और इसकी ये जो दोनों जीन है वो कौन से क्रोमोसोम पे लोकेटेड होती है, क्रोमोसोम नंबर 16 यानी 16 पे मौजूद होती है। बीटा थैलेसेमिया ओनली एक ही जीन से कंट्रोल होता है, और वो जो जीन है वो है HBB, हीमोग्लोबिन बीटा, है ना। और इस ये HBB जो जीन है वो क्रोमोसोम संख्या 11 पे क्या होती है, लोकेटेड होती है। ये अल्फा और बीटा थैलेसेमिया हो गए, यानी ये मेंडेलियन डिजीज़ की अपन ने बात की है। उसके बाद मेंडेलियन डिजीज़, कितने मेंडेलियन डिजीज़ हो गए, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, थैलेसेमिया। इसके अलावा यहाँ पे दो डिजीज़, एक फिनाइल कीटोन्यूरिया रह गया, फिनाइल कीटोन्यूरिया इसमें दे नहीं रखा है। फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात करें तो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है वो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ होता है वो भी, और इसमें फिनाइल एलेनिन एक जो होता है फिनाइल एलेनिन, इस फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है उस एंजाइम की कमी हो जाती है, जिसके कारण फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट ना होके फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिनाइल पायरुविक एसिड हमारी बॉडी में स्टोरेज या जमा हो जाने की वजह से व्यक्ति जो है वो मेंटल डिसेबल हो जाता है, मानसिक रूप से मंदबुद्धि हो जाता है। और ये जब व्यक्ति इस फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज से अफेक्टेड रहेगा, वो जब यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए जाता है तो यूरिन के साथ फिनाइल पायरुविक एसिड डिस्चार्ज भी होता है। ये बीमारी होती है फिनाइल कीटोन्यूरिया। इस तरीके से हमने 4 मेंडेलियन डिजीज के बारे में बात की है। उसके बाद मेंडेलियन डिजीज जब कंप्लीट हो गए तो कौन से डिजीज आ गए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और ये चैप्टर का एंड पॉइंट है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर करते ही हम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें तो क्रोमोसोम की नंबर और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर चेंज आती है, गुणसूत्र की संख्या और संरचना में बदलाव आता है, उस कंडीशन को बोला जाता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यानी गुणसूत्रीय रोग। अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एनसीईआरटी में 3 दे रखे हैं। पहला जो है वो डाउन सिंड्रोम है, दूसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, तीसरा टर्नर सिंड्रोम है। बहुत काम के हैं, ध्यान से सुनेंगे आप और फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तीनों पढ़ने के बाद। डाउन सिंड्रोम है, इस डाउन सिंड्रोम की खोज लैंगडन डाउन नामक वैज्ञानिक ने की थी 1866 में। मंगोलिया के बच्चों में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। और ये जो डाउन सिंड्रोम डिजीज है ये
क्यों कोज होता है, किस कारण होता है, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। 21 क्रोमोसोम जो 21वां गुणसूत्र होता है, 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसमें एक क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। इसलिए एक्स्ट्रा, अगर किसी पेयर में एक क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आती है उस कंडीशन को बोलते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी यानी त्रिसूता। इसलिए 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र का अतिरिक्त आ जाना क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है 21वें गुणसूत्र की 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी। क्योंकि ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है, क्योंकि एक क्रोमोसोम जो बढ़ रहा है वो 21 क्रोमोसोम में बढ़ रहा है, और 21 क्रोमोसोम क्या है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। उसके बाद आगे की बात करें, ये बात मैंने बताई थी, लैंगडन डाउन ने की थी। ये जो डाउन सिंड्रोम किसी बच्चे में हो जाता है उसमें क्या क्या सिम्टम्स शो होते हैं, उस बच्चे का जो माउथ है उसका माउथ राउंड होगा, छोटा होगा, उसका जो सिर है वो छोटा राउंड यानी गोल होगा, उसके जो जीभ होगी, जीभ यानी जो टंग होगी, उसमें फ्यूरो यानी खांच पाई जाएगी, उसकी जो हथेली है उस हथेली पर पार्शियली, उसका माउथ जो है वो पार्शियली, मुख जो है वो आंशिक रूप से खुला रहेगा। पाल्म इज बोर्ड विथ पाल्म यानी हथेली के अंदर क्रीज पाई जाएगी, और वो साइको होगा यानी मंदबुद्धि, मेंटल डेवलपमेंट उसका नहीं हो पाएगा। ये आपका डाउन सिंड्रोम कंप्लीट हो गया। अगला जो सिंड्रोम है वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वो सेक्स क्रोमोसोमल है, क्योंकि लिंग गुणसूत्र में सेक्स क्रोमोसोम में चेंज आता है। ये जो है ये किसके अंदर होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये मेल में होता है, ये मेल में होता है, नर में होता है। और इसमें अगर बात करें तो मेल के अंदर, जनरली मेल के अंदर XY क्रोमोसोम पाया जाता है मेल में, लेकिन उसमें एक X क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं, और कंडीशन XXY हो जाती है, एन एडिशनल कॉपी ऑन सेक्स क्रोमोसोम, यानी सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स क्रोमोसोम की कॉपी एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है तो XXY कंडीशन खोज हो जाती है। और अगर अपन बात करें बच्चों तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल गुणसूत्र कितने हो जाते हैं 47। और अगर बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है, इसके फीचर्स क्या क्या, अगर किसी में, किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में अगर ये हो जाते हैं ये डिजीज, तो क्या क्या उस व्यक्ति में क्या क्या सिम्टम्स शो होंगे। तो जो मेल होगा उस मेल के अंदर, उस इंडिविजुअल के अंदर फीमेल जैसे फीमेल जैसे कैरेक्टर्स डेवलप होना चालू हो जाएंगे। ब्रेस्ट यानी मेमोरी ग्लैंड्स, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो जो इंडिविजुअल होगा वो स्टेराइल होगा, स्टेराइल यानी वो बंदे होगा, यानी उसमें उस मेल में जिसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया है उसमें मेल फीमेल के समान कैरेक्टर सिम्टम्स होना चालू हो जाएंगे, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होना चालू हो जाएगी, और वो स्टेराइल होगा, बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। आगे की बात करें बच्चों, अगला जो डिजीज़ है वो है टर्नर सिंड्रोम, जो लास्ट डिजीज़ है चैप्टर का। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो टर्नर सिंड्रोम ये भी एक सेक्स क्रोमोसोम है, यानी सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्योंकि इसमें भी सेक्स क्रोमोसोम में चेंज आता है। ये जो डिजीज़ है ये डिजीज़ किस में होता है, ये डिजीज़ फीमेल में होता है, ये मेल में नहीं होता है, फीमेल में होता है। जनरली जो फीमेल होती है उस फीमेल में XX सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन इस XX क्रोमोसोम में से क्या होता है, एक X क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब एक X क्रोमोसोम की कमी हो जाएगी तो ये एक ही X रह जाएगा, इसकी जगह हो गया 0। कंडीशन कौन सी खोज हो जाएगी, X0 या XO, और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रह जाएंगे 45। यानी एक X क्रोमोसोम की कमी हो जाने पर यह डिजीज होता है कौन सा, टर्नर सिंड्रोम। ये किस में होता है, फीमेल्स में होता है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं 45। कंडीशन क्या कोज होती है XO। तो टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक दूसरे के अपोजिट है, ये मेल में होता है, ये फीमेल में होता है। इसमें एक X क्रोमोसोम बढ़ता है, इसमें एक X क्रोमोसोम घटता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 होते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45 होते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या क्या फीचर प्रकट होते हैं, तो ये जो फीमेल होती है इस फीमेल में मेल की तरह कैरेक्टर्स नज़र आने लगेंगे, यानी उसकी जो बॉडी है उस बॉडी पर जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स है, जैसे दाढ़ी मूछें आना, जैसे स्किन पर हेयर प्रोड्यूस होना, और साथ में ये जो फीमेल होगी ये फीमेल स्टेराइल होगी, यानी इसकी जो ओवरी है इसका अंडाशय है वो डेवलप नहीं होगा, यानी फीमेल गेमेट प्रोड्यूस नहीं करेगी, इसलिए ऑफ स्प्रिंग यानी संतान उत्पन्न नहीं होगी। इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस दे रखी है, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं। और पहला क्वेश्चन दे रखा है, उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने मेंडल की रीडिस्कवरी, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वो रीडिस्कवर्ड मेंडल वर्क, जिसने मेंडल के वर्कों को खोजा। मैंने कहा था ह्यूगो डिब्रीज, कार्ल कोरेंस और वॉन सेरमेक तीनों ही हैं, इसका मतलब आंसर हो जाए
जाएगा ऑल ऑफ दीज, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है व्हाट इज द कैरियोटाइप, इनमें से क्या कैरियोटाइप है, कौन से डिजीज में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कौन सा कैरियोटाइप है। अभी अभी हमने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ा है, मेल में होता है और एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं 47, और कंडीशन क्या हो जाती है XXY, सी आंसर हो जाएगा। आगे की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, कौन एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन शो करता है, तो मैंने बताया था इंसेक्ट, कीटों में एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। इनमें से इंसेक्ट कौन है, ये इंसेक्ट नहीं है, ये इंसेक्ट नहीं है, ये इंसेक्ट नहीं है, ग्रास होपर टिड्डा इंसेक्ट है, लिजार्ड इंसेक्ट नहीं है, ह्यूमन इंसेक्ट नहीं है, अर्थवर्म इंसेक्ट नहीं है, इसका आंसर हो गया ग्रास होपर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है राइट द डाइहाइब्रिड क्रॉस रेशियो व्हेन सेल्फ क्रॉस इज कैरियड आउट बिटवीन टू हेटेरोजाइगस गैमेट्स, यानी जो मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस है उसका इनमें से कौन सा जीनोटाइप रेशियो है। तो पहला दे रखा है 1:2:1, दूसरा है 9:3:1, उसके बाद आगे ऑप्शन देख लेते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है 1:1:1, और अगला जो है वो है नन ऑफ दीज। तो इनमें से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और अभी अभी जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था उसका जो फिनोटाइप रेशियो वो 9:3:3:1 होगा। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर किसकी बात कर रहा है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशियो व्हेन सेल्फ क्रॉस कैरियड आउट बिटवीन टू हेटेरोजाइगस गैमेट्स। अच्छा, ये टू हेटेरोजाइगस गैमेट्स की बात कर रहा है, तो उसके अंदर 1:2:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इस तरीके से अपन ने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फॉर विच टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आर एप्लीकेबल, यानी मेंडल जो है वो मेंडल के जो नियम होते हैं, इन मेंडल के नियमों को समझने के लिए कौन सा जनन या कौन सा रिप्रोडक्शन का टाइप हमारे लिए काम का है। तो सीधी बात है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे काम का नहीं है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वेरिएशन आएगा ही नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस भी किए हैं और चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों आगे ये वन शॉट में हमने एक चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, एक ही वीडियो में एक पूरा चैप्टर कंप्लीट है। मैं कोशिश करूंगा कल परसों 1-2 दिन में बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट चैप्टर, यानी ये 4th चैप्टर था, 5th चैप्टर का वन शॉट लेकर आऊं और पूरा रिवीजन करवाऊं आपको एक चैप्टर में। आप सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें और अपना रिवीजन कंप्लीट कर पाए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा जो है वो 13 फरवरी से 12 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।